लिखेंगे हेडिंग। कार्बो एनायन। यहाँ पर देखिए कार्बो के बाद ए आ रहा है, इसीलिए इसके स्पेलिंग को एक और तरह से लिखा जाता है, ओ को साइलेंट करके सिर्फ ए लिखा जाता है और कार्बेनियन इसको बोला जाता है। तो दोनों दोनों चलता है, आप लिख सकते हैं। आप देखिएगा मैक्सिमम जगह आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। कार्बोकेटाइन क्या था? रिएक्शन इंटरमीडिएट हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, और ये क्या होगा? हैविंग निगेटिवली चार्ज कार्बन। नीचे एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। The species having negatively charged carbon is called कार्बोएनायन। एग्जाम्पल CH3 माइनस, CH2 CH3 माइनस। अगेन कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और आप कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज दिए, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए उस पर, तो 4 1 5। अब बताइए ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 5 बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, और ऑक्टेट टूटेगा। कार्बन कभी भी ऑक्टेट रूल को तोड़ता नहीं, 3 बॉन्ड बना पाएगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अरे 5 इलेक्ट्रॉन हुआ, 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान देंगे इधर। तो कार्बन पर यदि आप माइनस चार्ज देते हैं तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो निगेटिवली चार्ज कार्बन है ये 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और उसके पास कितना लोन पेयर रहेगा? 1 लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन कितना? तो आई बात समझ में? तो यहां से ये भी कहा, अच्छा ये बताइए, किसी भी चीज पर आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, इसका तो सीधा मतलब है कि आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उस पर दे रहे हैं, और यदि कहीं से ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है तो यह भी निश्चित हो जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो नहीं हो सकता है। तो फिर ये इसको क्या क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन से धनी है ये। कौन? कार्बो एनायन। जैसे कार्बोकेटाइन क्या था? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, वो चाहता था हमेशा उसके साथ कोई ऐसा रहे जो उसको इलेक्ट्रॉन दे। ये वैसा कभी नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज पहले से, कोई ऊपर से और इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, बल्कि इसकी स्टेबिलिटी घटेगी। कोई भी चार्ज स्पेसीज अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है, ये माइनस है तो ये इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन देना तब चाहेगा जब उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो ये कार्बोकेटाइन का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। देखेंगे इसको। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। अगेन करने के बाद इस फोटो को बना लो, नीचे एरो दो, लिखो कार्बोएनायंस आर, कार्बोएनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। कार्बोएनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच
स्पीसीज। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे निगेटिवली चार्ज कार्बन negatively charged carbon will always make three covalent bond and have one lone pair. Negatively charged carbon will always make three covalent bond and have one lone pair. इधर देखेंगे आप, यहां पर निगेटिव चार्ज दिख रहा है, एक निगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके पास लोन पेयर। तो ये बात कैसे स्पष्ट होगा? ये लिख के कभी स्पष्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 4। एक बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया, तीसरा बॉन्ड बनाया, चौथा इलेक्ट्रॉन इसका अपना इलेक्ट्रॉन। और यदि अपना इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हम थोड़ी दिखा सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन हाइड रहता है, वो रहे ना रहे वहां इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज के रूप में जो आया है वो हो गया, दोनों मिलकर एक पेयर बना देगा। कितना लोन पेयर हो जाएगा? एक लोन पेयर हो जाएगा। तो एक लोन पेयर में एक नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है जो कहीं से इसको मिला है, और एक अपना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लिया है। ध्यान रहेगा। तो ये माइनस चार्ज यदि नहीं दिखाया गया हो तो आप ये मत समझ जाइएगा कि यहाँ पर अकेला एक वो इलेक्ट्रॉन है, वहां कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? आगे की बात सुनिए। इसके साथ हम फ्लोरीन को लगाएं तो ये इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? यदि हम फ्लोरीन को लगाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यह इस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यदि इलेक्ट्रॉन को खींचने का ये प्रयास करता है तो धीरे धीरे ये न्यूट्रल होना चाहे, और जैसे जैसे ये न्यूट्रल होना चाहेगा वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इट मीन्स वी कैन से दैट एक्सेप्टर डिक्रीजेस व्हाइल डोनर नो acceptor increases while donor decreases the stability of carbanions or carboanions, because carboanions are electron rich species. आप इसमें CH3 लगा दीजिए, CH3 मिथाइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप, इसका डोनेटिंग टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। यहाँ पर पहले से माइनस चार्ज है, ऊपर से CH3 और उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो बताइए वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो अनस्टेबल होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वो स्टेबल कब होगा? जब आप वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने वाला काम करते हैं। यानी पूरा का पूरा उल्टा बात है कार्बोकेटाइन को रिलेट करके आप यदि देखेंगे तो। नीचे रो दीजिए, लिखे लिखेंगे डोनर सब्सटीट्यूएंट, नीचे एरो देके लिखना है, डोनर सब्सटीट्यूएंट decreases while acceptor donor substituent decreases while acceptor increases while acceptor increases the stability of carboanions. The stability of carboanions. स्टार लगाएंगे, हीलिंग डालेंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोएनायंस बोर्ड पर लिखा हुआ है।
स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोएनायन। अभी तुरंत आप लिखे हैं डोनर सब्स्टिट्यूएंट कार्बोएनायन के स्टेबिलिटी को घटाता है। ध्यान दीजिए, यह 3 डिग्री कार्बोएनायन, डिग्री क्लासिफिकेशन सबका वैसे ही होता है जैसे आप कार्बोकेटाइन का किए। बताइए इसमें कितना डोनर लगा हुआ है? 3, इसमें 2, उसमें, और सबसे पहला में उसमें कोई डोनर कोई एक्सेप्टर नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का अपना कोई टेंडेंसी होता है नहीं। तो इसमें 3 गो डोनर लगा हुआ है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर देगा जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। आप याद कीजिए कार्बोकेटाइन में सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ था 3 डिग्री और यहाँ सबसे लेस स्टेबल है 3 डिग्री। इसका यही कारण है। तो वो ऑर्डर लिख लीजिए स्टेबिलिटी ऑर्डर का, और ये याद रखिएगा कि कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर का बिल्कुल उल्टा स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोएनायन का। और नीचे में ये 4 एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोएनायन क्या होता है। और हमारे ख्याल से इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत हम नहीं समझते। आपको यदि दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन जोड़ दिए, क्या इसमें और कार्बन जोड़ते तो क्या बात बदल जाती? डिग्री क्लासिफिकेशन करने के लिए सिर्फ आप ये देखिए कि निगेटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ा हुआ, और उसके बाद जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे उसके डिग्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसका ये मतलब है कि सिर्फ यही एगो एग्जाम्पल 3 डिग्री का नहीं हो सकता है। 3 डिग्री का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर कार्बन जोड़ते चले जाइए, यहाँ पर जोड़ते चले जाइए, यहाँ पर जोड़ते चले जाइए, अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो पहला पढ़े आप कार्बोकेटाइन, दूसरा पढ़े आप कार्बोएनायन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोकेटाइन, और सेकेंड पोजीशन पर जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्री रेडिकल। तो तीसरा हेडिंग डालेंगे फ्री रेडिकल। हेडिंग लिख चुके हैं आप? फ्री रेडिकल डिफाइन कीजिए तो लिखेंगे न्यूट्रल न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल NEU न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट having one unpaired electron. Neutral reaction intermediate having one unpaired electron is called free radical. Is called free radical. इधर देखेंगे, अभी कुछ लिखना मत। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। 4 में से मान लो 3 बॉन्ड बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाया। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका अपना ही बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम इस पर ना पॉजिटिव चार्ज डाल सकते हैं और ना ही
निगेटिव चार्ज डाल सकते हैं। इस चीज का निर्माण तब होता है जब कार्बन के साथ कोई दूसरा एटम है और उसका जो बॉन्ड है इस तरह से टूटे बीचों बीच, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। अरे यहां से टूटता तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस पर माइनस आता, इस पर प्लस आता। लेकिन बीच से टूटने के कारण एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। तो ये बातें सिर्फ कार्बन के साथ नहीं हो सकती, जैसे Cl का Cl के साथ भी हो सकता है। यदि ये बीचों बीच टूटेगा तो Cl पर एक डॉट, इधर भी Cl पर एक डॉट आएगा, तो इसको हम लोग क्लोरीन फ्री रेडिकल कहेंगे। CH3 के साथ फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, इसको मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। इसी तरह से 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल भी हो सकता है, जैसे आप पीछे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या बात समझ में आई? तो अभी जो आप डिफाइन किए हैं उसमें आप लिखे हैं न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन ही फ्री है। अब ये आगे प्रोडक्ट जब बनाएगा तो किसी ऐसे स्पेसीज के साथ जुड़ेगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसका अनपेयर्ड उसके अनपेयर्ड के साथ मिलके दोनों फिर से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये तो रिएक्शन की बात है जो आगे आएगा। अभी हम इंटरमीडिएट पर हैं, अभी हम ना रिएक्टेंट पर हैं और ना ही प्रोडक्ट पर हैं, हम बीच की स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो कुछ बनता है अभी हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप एग्जांपल लिखिए। ये डॉट CH3 डॉट CH2 CH3 डॉट, और इधर देखिए कार्बन यदि 3 बॉन्ड बनाया तो 3 दोनों 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाया, तो बॉन्ड बनाने के बाद भी कितना इलेक्ट्रॉन हो पाया, गिन के बताइए। 8 कैसे होगा? 3 बॉन्ड, 3 दोनों 6 इलेक्ट्रॉन और एक 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। कार्बन हमेशा अपना ऑक्टेट पूरा करता है, ये कभी भी ऑक्टेट रूल को तोड़ता नहीं है। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखता है अपने ऑटोनोमस सेल में। तो 7 हुआ, इसको होना चाहिए था कितना? 8, या ये चाह रहा है कि 8 हो जाए। तो आप इस हिसाब से बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसका सारा का सारा तरीका चला जाएगा किसके तरह? कार्बोकेटाइन की तरह। उसमें और इसमें यही अंतर है कि उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ था बॉन्ड बनाने के बाद, और इसके वैलेंस सेल में 7 है। तो जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोकेटाइन है उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो ये नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो भी था और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, उसका सारा रूल रेगुलेशन सब उसी वाला फॉलो होता है इसमें। ठीक है, लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे अगेन करके। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे free radicals are electron deficient species free radicals are electron deficient species, hence फिर से बोलें, बोलेंगे नहीं, अब लिखें। Free radicals are electron डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, हेंस डोनर सब्स्टिट्यूएंट increases while acceptor decreases the stability of carboanions। कुछ छूट गया क्या?
क्या बोल रहा है? ओ सॉरी, यहाँ पर फ्री रेडिकल है। एक रील पीछे हो गया था, इसको थोड़ा आगे बढ़ा। देखिए स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायंस। यदि आप इसको पूरा कर चुके हैं तो अगला स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो एनायन। यहाँ पर लिखा हुआ है सारा चीज। फिर कार्बो एनायन बोल दिए क्या रे? नहीं तो फ्री रेडिकल, फिर एक रील छूट गया। लिख लो इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर और कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बिल्कुल सेम रहता है। इसीलिए देखिए मिथाइल फ्री रेडिकल सबसे कम है, उससे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। उस ऑर्डर को लिख के घेर दीजिए और एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिख लीजिए। एक चीज तुम ध्यान रखना, ऑर्गेनिक में ना कभी कोई बड़ा बड़ा बात नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी बातें बहुत आएगी, जिसको दिमाग में सेट रखना थोड़ा मुश्किल होता है। और तब ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप चीजों को रिवाइज नहीं करते हैं। आप यदि बार बार देखेंगे नहीं टॉपिक को पीछे से तो आप भूलते चले जाएंगे। तो आप एक काम किया कीजिएगा, हर दिन जितना पढ़ाया जाता है कम से कम पिछला 2-3 क्लास को रिवाइज करके आया कीजिए, और संडे को बैठिए तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज कर दीजिए शुरू से लेकर अंत तक जो पढ़े। आप इतना करके देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया हो जाएंगे। अन्यथा आपको परेशानी होगी, दिमाग से स्लिप करता रहेगा बात। ऐसा लगता है कि इस तरह से पढ़ने से आप बेहतर कर सकते हैं। अब आपको बेहतर करना है या नहीं, या आप उतना मेहनत कर पाते हैं या नहीं, ये सब आप ये स्टेमिना पर निर्भर करता है या आपके माइंडसेट सोच पर निर्भर करता है। देखिए जो हो सकता है करने का प्रयास। हो गया क्या? खिस्सा कर रहा है? एग्जाम भी है ना आज? एग्जाम नहीं? मजाक? मजाक है? अरे एग्जाम है ना, मजाक वो नहीं। बहुत बढ़िया। तो ये तीन सुनिएगा ध्यान से, ये तीन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट था। चौथा और पांचवा की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको लिख लीजिए। लिखेंगे 4 नंबर कार्बीन। कुछ लोग लिख ही रहे हैं, पहले लिखने दीजिए, लिखिए पूरा। ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री जो है ना, पूरा रिलैक्स होके पढ़ो आराम से। इसका कारण एक नहीं दो है। पहला कारण ये है कि इसको तुम छटपटा के पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी बोले ना, बहुत सारी छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण करता है। फिजिकल में क्या है ना कि पूरा का पूरा एक थियोरी चलता है, लंबा चौड़ा चल रहा है, डेरिवेशन न्यूमेरिकल बन रहा है या उस पर मैथमेटिकल इक्वेशंस आ रहे हैं, तो कैलकुलेशन आ रहा है, तो वो थोड़ा परेशान करता है जो जनरली ध्यान नहीं देते हैं। कोई टॉपिक स्किप किया दिमाग से, कोई टर्म समझ में नहीं आया तो पूरा का पूरा थ्योरी गायब हो जाता है। इसमें उस तरह की बातें नहीं, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, और एक तरफ से सीक्वेंस में रेगुलर वे में कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप पढ़िए। आपको लगेगा कि बहुत आसान है, और सच में आसान। लेकिन ये भारी, अथाह भारी हो जाता है जब आप क्लास छोड़ते हैं या इग्नोर करते हैं कुछ चीजों को। तो देखिए वो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बीन, दिखाऊं इसका डेफिनेशन? लिखेंगे न्यूट्रल इंटरमीडिएट हैविंग
ये भी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इंटरमीडिएट हैविंग टू कोवैलेंट बॉन्ड, न्यूट्रल इंटरमीडिएट हैविंग न्यूट्रल intermediate having two covalent bond and two non-bonding electron with carbon atom is called carbene. Neutral intermediate having two covalent bond and two non-bonding, यहाँ पर छूट गया एक, two non-bonding electron with carbon atom is called carbene. कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 में 2 को बॉन्ड बना लिया और 2 को यदि फ्री है तो इसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। इसी तरह के इंटरमीडिएट को बोला जाता है कार्बेन। और ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी आपको जरूरत नहीं है, आगे चल के इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये 2 तरह का होता है, एक होता है सिंगलेट कार्बेन और एक होता है ट्रिपलेट कार्बेन। सिंगलेट कार्बेन में ध्यान देना, इधर सिंगलेट कार्बेन में ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रहता है और ट्रिपलेट कार्बेन में ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहता है, अनपेयर्ड रहता है। अनपेयर्ड रहेगा तो ट्रिपलेट और दोनों का दोनों पेयर में रहे तो सिंगलेट। इस तरह से होता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। आप एग्जांपल लेके आगे बढ़िए, इस एग्जांपल को उतारिए और 5वां नंबर हेडिंग डालिए, नाइट्रेन। इसमें देखो क्या है, नाइट्रोजन एटम एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और उसके पास टोटल 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है टोटल वैलेंस सेल में? 5। एक बॉन्ड बनाया, 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो उसी को क्या बोलेंगे? नाइट्रेन लिखेंगे। न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग, सेम वही डेफिनेशन चलेगा, न्यूट्रल स्पेसीज या न्यूट्रल इंटरमीडिएट लिख सकते हैं आप। न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग 1 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन with nitrogen। neutral species having 1 covalent bond, neutral species having 1 covalent bond and 4 non-bonding electron, 4 non-bonding electron with nitrogen atom, with nitrogen atom is called नाइट्रेन। ये एग्जांपल उतार देंगे। ये भी आगे चल के क्लासिफाई होता है 2 भागों में, एक होता है सिंगलेट नाइट्रेन और एक होता है ट्रिपलेट नाइट्रेन। सुन लीजिए, यदि ध्यान देंगे इधर, यदि कैसे कैसे रहता है थोड़ा हमको भी देखना पड़ेगा। दोनों का दोनों पेयर में रहे, एक पेयर ये एक पेयर ये, तो ये होता है सिंगलेट। और ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है जिसमें एक रहता है पेयर में और बाद बाकी 2 इलेक्ट्रॉन रहता है अनपेयर्ड। अनपेयर्ड रहेगा तब ये दोनों बॉन्ड बनाएगा और ये लोन पेयर के रूप में बचा हुआ रहेगा। लिखेंगे इसको, क्या बढ़े आगे? तो इस तरह से इंटरमीडिएट समाप्त हुआ। आप जो भी पढ़ रहे थे, मेन हेडिंग क्या था आपका? हाँ, मोबाइल देख रहे थे।
देखिए, जरूरी चीज है। क्या लिखे? कुछ नहीं लिखे आप। चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम आप डाले थे रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। अभी आप देख रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट को, और रिएक्शन इंटरमीडिएट से संबंधित और भी थोड़ी छोटी छोटी कुछ कुछ बातें हैं जो आगे चल के अभी पढ़ेंगे हम लोग। उसमें अब अगला टॉपिक है, इंटरमीडिएट समाप्त हो गया लेकिन अब कुछ अदर टॉपिक्स इसी से एसोसिएटेड हैं, तो उसको देखते हैं। लिखेंगे क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। क्लीवेज का क्या मतलब होता है? टूटना। क्लीवेज, और आप इसको ब्रेकिंग कह सकते हैं। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। सुनिए, बॉन्ड का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने आपको कहा था कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो ही काम करना होता है रिएक्शन के दौरान। एक तरफ बॉन्ड को तोड़ना होता है और एक तरफ बॉन्ड को जोड़ना होता है। अब इसमें दिमाग कहाँ लगाना पड़ता है वो सुनिए। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड तो एगो है नहीं, बॉन्ड तो ढेर सारा रहेगा, तो दिमाग ये लगाना है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा। सही बात समझ में? और दूसरा दिमाग ये लगाना है कि कौन चीज जाके उसमें जुड़ेगा। और इस चीज को दिमाग लगाने के लिए आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ेंगे। लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज। इसको लिख लेना, कहीं टूटना होता है इस कहीं पे। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, पहला होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड एंड द अदर इज हेटेरोलिसिस ऑफ बॉन्ड। एक हो गया होमोलिसिस और एक हो गया हेटेरोलिसिस। जो टॉपिक अभी आप हेडिंग डाले हैं ये ऑलरेडी आप जानते हैं, समझे हुए हैं। बस अंतर यह है कि आप इस टर्म को लिखे नहीं थे, बस इतना ही अंतर। चलो, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कितने तरह का बताया गया? दो तरह का। थोड़ा इधर देखिएगा। पहला जो था वो क्या था? होमोलिसिस। यहां देखिए, मान लीजिए कि ए और बी के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन है। दोनों बॉन्ड को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लिया होगा? दो इलेक्ट्रॉन। यदि इस दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी समान हो, अरे बुलाए यहां बोर्ड पर, खिस्सा करेंगे, केमिकल खिस्सा। पढ़ाई के वक्त कम से कम शांत रहा करो यार, उसके बाद हल्ला कर। अब नहीं उठाएंगे, हो गया उठाया हुआ, अब साइलेंट कर देंगे। अब देखो बानर सब है, पूछेगा क्लास चलेगा सर? देखो, आए, पूरा खुला हुआ है। बैगन, चलो देखो है। जाओ तो माधव को दे आओ, तो अभी से फोन आते रहेगा।
अरे आज सावन आया है, एग्जाम है, चंदन टिक्का होगा, भोले भंडारी अभी कितना मथा पर नाचेंगे, दो चार को इसमें माया भाई होगा। ए देख, बता तो रहे हैं। आजकल तो हम देखते हैं बहुत सारा लड़का जो 9th 10th 11th 12th में है या थोड़ा इससे और सीनियर कह लो, ये सब तो बाबा भोला के नाम पर गांजा पीना शुरू कर देता है। गांजा भांग थोड़ा पूरा टाइट से देता है, और उसको वो नशा नहीं मानता है, वो भोला बाबा का प्रसाद मानता है। हाँ चलो देखो यार, यदि ए और बी, सुनेगा, अब हल्ला मत कीजिए, इधर देखिए टाइम भी कम है। यदि ए और बी के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑलमोस्ट समान हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में टिका हुआ रहता है। और किसी भी कारण से जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं, हीट से, इलेक्ट्रोलाइसिस करके, इलेक्ट्रिक करंट से, या किसी तरह के रेडिएशन से या किसी भी तरह के रेडिएंट एनर्जी से, तो इस बॉन्ड के टूटने की संभावना बिल्कुल बीचों बीच होती है, कुछ इस तरह से। और ऐसी स्थिति में ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसके पास, और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाता है इसके पास, और ये रिएक्टेंट के रूप में है ये अभी। और जब ये बॉन्ड को तोड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ए पर और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया बी पर। और ऐसी स्थिति में किसी को इलेक्ट्रॉन का ना फायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, और इसी को ना फ्री रेडिकल कहते हैं। लेकिन एक जो दूसरा टाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिसिस। ये इस तरह का ब्रेकिंग तब होता है जब दो एटम के बीच के सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में एक हो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और एक हो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस हो। जैसे कार्बन का बॉन्ड Cl के साथ बना हुआ है, तो मैक्सिमम संभावना है कि Cl पर माइनस चार्ज जाएगा और C पर प्लस चार्ज जाएगा। वो इसलिए क्योंकि इस तरह के बॉन्ड में दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, यदि B ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट कर जाता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी B के तरफ। और ऐसी स्थिति में इस बॉन्ड के टूटने की संभावना कहां से रहती है, इस तरह से, क्योंकि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से ही पक्षपात किए हुए, किधर भाग रहा है, बी के तरफ। ऐसी स्थिति में इसका अपना इलेक्ट्रॉन बी का, इस दो इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ए का है और एक इलेक्ट्रॉन बी का, ये वाला इलेक्ट्रॉन बी के पास गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ए का भी एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, इसका मतलब ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया और बी को एक इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। तो यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है उसमें ए पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और बी पर आ जाता है निगेटिव चार्ज। एक बना देता है केटायन और दूसरा बना देता है एनायन। अब आप बताइए कि कार्बन का इस तरह से यदि बॉन्ड का ब्रेकिंग होता तो दो बात हो सकता था, या तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता, नहीं तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता। वो डिपेंड करता है कि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कौन है। कार्बन के साथ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन के साथ यदि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और भी कई तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे तब आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन मोटा मोटी कंसेप्ट यही है। तो ऐसी स्थिति में एक बार बनेगा कार्बोकेटाइन, एक बार बनेगा कार्बोएनाइन। चाहे कार्बोकेटाइन बने या कार्बोएनाइन बने, है तो वो आयन ही ना। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड गिव्स फ्री रेडिकल व्हाइल हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड गिव्स केटायन एंड एनायन। कार्बोकेटायन और कार्बोएनायन वो हो सकता है, दूसरा चीज भी हो सकता है। अब इसको लिखेंगे और इस एक लाइन को लिख के आज का क्लास खत्म करेंगे। कल का टॉपिक होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस। फिर होगा रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसी में आप पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। पहला चैप्टर में
ये बहुत बार आया है और एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। है ये 12th के पहला चैप्टर का भाग, लेकिन इसको हम इसी एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे जो कि यहाँ पर ये ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। इसका एनिमेटेड वीडियो भी दिखाया जाएगा ताकि आपको और बेहतर समझ में आ सके। हमारा प्रयास पूरा रहेगा, देखिए आप कितना प्रयास करते हैं। हो गया लिखा हुआ? लिखो इत्मीनान से, आराम से लिखो। तो आज सोमवारी भी है ना रे? हमको लगा खाली सावन आया, सोमवारी नहीं है, लेकिन आज तो सोमवारी भी है। हर हर महादेव। भगवान सबको गंजेरी और भंगेरी ना बनाए। एक लाइन और लिख लो, नीचे लिखो। चल दिया देख टांग के। फकीर हो गया है क्या रे? एक लाइन लिख लीजिए, बाद में आप लिख दे रही है। लिखिए तो। होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड गिव्स, होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड गिव्स फ्री रेडिकल्स, homolysis of bond gives free radicals while heterolysis of bond gives cation and anions. Homolysis of bond gives free radicals while heterolysis of bond gives cation and anion. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्लास ओपन है, बंद नहीं रहेगी, क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। और जो भी पढ़ नहीं पाए हैं, जो आ नहीं पाए हैं, बता दीजिएगा। वीडियो अनलॉक मोड में रहेगा, जिनको भी देखना हो वीडियो देख सकते हैं। एक चीज सुन लीजिए, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने में मुश्किल से 4 से 5 दिन बचा हुआ है, तब तक सभी वीडियो अनलॉक मोड में चलेगा। 12th का जिस दिन स्टार्ट हो जाएगा, किसी भी हाल में वीडियो अनलॉक नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इसका। क्या कि उसके बाद चेकिंग चलेगा ताबड़तोड़, बिना फुल पेमेंट के को बैठेगा नहीं क्लास में। उसके बाद अब मार लगेगा, पिटाई। अभी तक पिटाई नहीं लगा है रुपया के, अब अंधाधुंध छोड़ा देंगे मार के, जहां देखिए फुल पेड नहीं है। खरा उड़ा करने वाला बात गया।